गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th का जो अभ्यास सीरीज़ है उसका एक और नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो अभ्यास सीरीज़ में आज के लेक्चर में जो आज की जो क्लास है इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेटा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कि ह्यूमन आई वर्क कैसे करती है, जो ह्यूमन आई है वो वर्क कैसे करती है, इस पर किस तरीके के बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, और ये तमाम चीज़ों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करिए। तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो है ये। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू द, कह रहा है क्वेश्चन की जो स्काई का कलर है वो आपका अपीयर होता है ब्लू। कैसा दिखता है बेटा? ब्लू। किसकी वजह से? तो देखो स्काई का जो कलर ब्लू हो पा रहा है इसका मेन रीजन क्या है? क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट इन द वाटर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो देखो कोई भी कलर आपको दिखता है, देखो सन से अगर मैं बात करूं तो सन से कैसी लाइट आती है बेटा? तो सन से लाइट आती है वाइट। सन से लाइट कैसी आ रही है? वाइट। और स्काई अगर आपको कोई भी चीज विजिबल होती है तो लाइट की वजह से विजिबल होती है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये, व्हाइट कलर के अंदर ही एक कलर होता है ब्लू, मतलब व्हाइट कलर 7 कलर से मिलकर बना है जिसे विबग्योर पैटर्न कहते हैं। तो जब ये व्हाइट लाइट स्कैटर हो जाती है जिस वजह से आपको जो स्काई है वो कैसा दिखता है? ब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको स्काई का कलर कैसा दिखता है बेटा? ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे जो कह रहा है वो है ये, कह रहा है क्वेश्चन द कलर ऑफ सन अपीयर वाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब अभी अभी बताया इसका मतलब स्कैटरिंग से, कलर का मतलब अगर वाइट सन की लाइट, सनलाइट से कलर का मतलब है तो वो स्कैटरिंग से रिलेटेड है। तो वाइट आपसे कह रहा है जो कलर ऑफ सन है, सन का जो कलर है वो वाइट हो जाता है डे टाइम में, मतलब दोपहर के 12 बजे 2 बजे के आसपास। ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन क्या है कि वाइट कलर जो होता है लीस्ट स्कैटर्ड होता है। रीजन जब मिड ऑफ डे आता है, मिड डे आता है, या सिंपल भाषा में बोलूं जब डे हो जाता है 12 से 2 बज जाते हैं तो इस दौरान क्या होता है अर्थ के और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। एक तरीके से क्या हो जाती है? मिनिमम। जिस वजह से जो व्हाइट लाइट में स्कैटरिंग होने वाली थी वो स्कैटरिंग उतनी नहीं हो पाती, इतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती, जिस वजह से आपका जो सन का कलर है वो व्हाइट हो जाता है। किस टाइम में? डे टाइम में बेटा। तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 3। रेड कलर को यूज किया जाता है बेटा डेंजर के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड कलर आप जब भी जाओगे, आप ट्रैफिक लाइट में देखिए, आप ट्रैफिक लाइट में जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है यानी कि रुकने का, उसका भी कलर रेड होता है। आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन पर चले जाइए, कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहाँ पर देखिए, तो जहाँ डेंजर होगा वहाँ पर कलर आपका रेड होगा। यहाँ तक कि जो आपके एक तरीके से बोला जाए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हाई इलेक्ट्रिकल लाइंस जो पास आउट हो रही होती हैं वहाँ पर भी रेड कलर के से डेंजर लिखा होता है। मतलब जहाँ जहाँ आप डेंजर का या इंपॉर्टेंट सिग्नल को देखेंगे वो कहीं ना कहीं उसमें रेड कलर जरूर होगा, रेड कलर से ही लिखा जाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि अदर कलर स्कैटरिंग करते हैं, जिसे करता तो रेड भी है लेकिन मिनिमम स्कैटरिंग होती है। यानी कि रेड कलर के अंदर स्कैटरिंग क्या होती है? मिनिमम होती है, डेविएशन जिस वजह से मिनिमम हो पाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड कलर स्कैटर्ड लीस्ट। मिनिमम स्कैटरिंग होने की वजह से स्मोक के अंदर या धुंध के अंदर मिनिमम स्कैटरिंग हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? डेंजर और इंपॉर्टेंट सिग्नल में रेड कलर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है ये रहा, फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है फिनोमेना ऑन विच ह्यूमन आई इज वर्किंग। कौन कौन सा फिनोमेना? देखो जैसे ह्यूमन आई में सबसे, ह्यूमन आई जो है वो वर्क किस किस फिनोमेना पे करती है? तो सबसे पहले लाइट कॉर्निया से अंदर जाएगी, लेंस से होते हुए अंदर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? रिफ्रैक्शन था। क्या था बेटा? रिफ्रैक्शन। बाकी चीजें तो एक फिनोमेना है, लेकिन जो ह्यूमन आई के वर्किंग का प्रिंसिपल है वो तो यही है कि लाइट जब तक, एक बात बताइए, कोई भी चीज आपको विजिबल तब होगी जब लाइट आपके रेटिना पर पहुंचेगी। अगर लाइट रेटिना पर पहुंच रही है और बीच में लेंस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है? लेंस, इसका मतलब लाइट लेंस से पास हो रही होगी, तो मीडियम चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो मेन जो फिनोमेना है, प्रिंसिपल फिनोमेना है, वो क्या है ह्यूमन आई की वर्किंग का बेटा? वो है रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे ये कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू द प्रिज्म। देखो जैसे ये हमारा प्रिज्म बना लीजिए, सपोज दैट ये प्रिज्म है, हमारे पास ये क्या है, एक प्रिज्म है। अब ये तो हम जानते हैं कि अगर लाइट, व्हाइट लाइट को एक काम करते हैं, इसको व्हाइट कर लेते हैं, तो ये हो गया व्हाइट। अगर मैं व्हाइट लाइट को इससे पास कराऊंगा तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में स्कैटर्ड हो जाएगी। कितने कलर में स्कैटर्ड हो जाएगी, 7, 3, 4, 5, 6, 7। और इसे कहा जाता है विबग्योर पैटर्न। कौन सा पैटर्न बेटा, विबग्योर, GYOR, विबग्योर पैटर्न। ये विबग्योर पैटर्न एक्चुअली कलर के नाम के बेसिस पर रखा गया है। मतलब इसमें होता क्या है कि V स्टैंड फॉर वॉयलेट, I stand for indigo, B stand for blue, G stand for green, Y stand for yellow, then orange, after that red। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको इसी कंसेप्ट में, इसी क्वेश्चन में आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। तो मैंने कहा मेरे पास विबग्योर पैटर्न बनेगा, विबग्योर। अब ये विबग्योर पैटर्न मुझे क्या बताएगा कि रेड की तरफ अगर मैं मूव करूंगा तो डेविएशन मिनिमम होता है, रेड का डेविएशन मिनिमम होता है। रीजन क्या है, डेविएशन इसका मिनिमम होने का रीजन है इसकी स्पीड। क्या रीजन है बेटा, स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है अदर कलर की लाइट। और अगर मैं वॉयलेट की तरफ मूव करूंगा, रेड से किधर जाऊंगा, वॉयलेट जाऊंगा, तो मेरा डेविएशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। डेविएशन क्या होता है, इंक्रीज होने लगेगा, और स्पीड क्या होने लगेगी, डिक्रीज। ठीक है बेटा, स्पीड क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्शन के वक्त कौन सा ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होगा, मतलब जिसमें जो ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, मतलब जितना ज्यादा बेंड होगा। बेंड होने का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा डेविएशन आएगा। अब डेविएशन किस में ज्यादा आएगा, वॉयलेट की तरफ जो मूव करेंगे। येलो क्या रेड में होगा, रेड में तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। येलो की बात करूं तो येलो में हो सकता है रेड के मुकाबले ज्यादा, लेकिन ऑरेंज के मुकाबले भी ज्यादा येलो में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होगा, इंडिगो में होगा। देखिए बिल्कुल वॉयलेट के पास है। इसका मतलब इन चारों कलर में, येलो, रेड, ऑरेंज और इंडिगो में सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्ट हो रहा होगा, यानी सबसे ज्यादा जो डेविएट हो रहा होगा, वो कौन सा है, इंडिगो। हाईली डेविएट हो रहा होगा इन चारों में, हाईली डेविएट। लेकिन यहीं पर अगर वॉयलेट भी लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता, वॉयलेट हो जाता। याद रखोगे ये बात, विबग्योर पैटर्न को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वॉयलेट की तरफ सर आप मूव करोगे तो डेविएशन बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, स्पीड घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जबकि रेड की तरफ अगर मूव करोगे तो क्या बढ़ेगा, डेविएशन घट जाएगा, और क्या घट जाएगा, रिफ्रैक्शन भी घट जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आई। अब एक बात को समझिए, अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो अमाउंट ऑफ आई, कितना अमाउंट ऑफ आई आपके आंखों में जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा। कौन सा आपके आई के अंदर ऑर्गन है जो ये डिसाइड करेगा कि सर इतने ही अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में एंटर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए, देखो आपने एक चीज सुनी होगी, तो एक बार क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन अवर आई। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट आंसर आपको मिल जाएगा वो होगा प्यूपिल। क्यों होगा सर प्यूपिल, अब इसका एक सिंपल सा आप इसको इमेजिन करिए भैया कि प्यूपिल एक ब्लैक कलर का स्पॉट है। अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे आपने देखा भी हो रियल लाइफ, जब आप डार्क रूम में जाओ, किसी एक अंधेरे कमरे में जाओ, उसके बाद या फिर आप पहले उजाले में जाओ, फिर आप जैसे आप धूप में हो, आप कहीं धूप में हो, सन के अंडर में हो आप, और उसके बाद आप रूम के अंदर एंटर करिए, अपने नॉर्मल ब्राइट लाइट जलाकर भी एंटर करेंगे तो भी आपको थोड़ा क्या दिखेगा, धुंधला दिखने लगेगा। समझ में आ रही ना बात, ऐसा हो रहा है पीपल के कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंडेशन की वजह से। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट आपके आंखों में चाहिए, जितनी उसकी जरूरत है, उसको कंट्रोल करता है आंख का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, आई ऑर्गेनल कॉल्ड प्यूपिल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। जो हमारी आंखों की रेटिना है, रेटिना क्या है, एक लेयर है आंखों के अंदर, क्या है, एक लेयर है आंखों के अंदर, जो कि क्या बनाती है, जो जिसके ऊपर आपकी
कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं कॉल्ड फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स मतलब ऐसी सेल्स जो आपको चीजों को देखने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि आपकी जो रेटिना है वो कैसी इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर आपकी आंखों के द्वारा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। लेकिन सर हमें तो सारी चीजें सही दिखाई दे रही हैं। तो जब ये रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, रेटिना के ऊपर क्या बन गई बेटा? इमेज बन जाती है। फिर ये इमेज का सिग्नल आपके जो एक तरीके से बोला जाए ऑप्टिकल नर्व है वो कहां पर पहुंचाती है? ब्रेन पर। और ब्रेन उस इन्वर्टेड इमेज को क्या करता है? इरेक्ट करता है। क्लियर हो गई बात? इसी वजह से हमें कोई चीज सीधी दिखाई दे पा रही है। एक्चुअल में आपकी इमेज जो रेटिना पर बन रही है वो तो वर्चुअल और रियल और इन्वर्टेड है, लेकिन ब्रेन उसको क्या कर रहा है? इरेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? आई होप ये वाला 7th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ विच पार्ट? आपकी आंखों के 4 ऑर्गेनल के नाम दे रखे हैं, आईज के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट के नाम दे रखे हैं, सिलरी मसल्स, इरिस, कॉर्निया और पिपिल। आपसे कह रहा है जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आंख क्या करती है? आई क्या करती है? आई अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एक फिंगर को अपनी आंख से थोड़ा दूर रखेंगे 1 हैंड डिस्टेंस पर, फिर और पूरा फोकस आपका किस पर होना चाहिए? आपकी फिंगर पर। आप देखेंगे फिंगर तो विजिबल है लेकिन उसके आसपास की चीजें ब्लर होती जाएंगी। तो इसी को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, और इसको परफॉर्म करता है बेटा सिलेरी मसल। यानी डायरेक्टली बात करूं तो सिलेरी मसल्स क्या है? सेल का वो पार्ट होता है जो फोकल लेंथ ऑफ आई को क्या कर रहा होता है? चेंज कर रहा होता है। क्लियर हो गई बात? चेंज कौन करता है बेटा आई के फोकल लेंथ को? सिलियरी मसल्स। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दैट टॉपिक। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। अब ये भी बताया सेम चीज जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया ना, ये परफॉर्मेंस कौन करता है? तो ये परफॉर्मेंस सिलेरी मसल कर रहा है, कोई भी चीज फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो फोकल लेंथ के एडजस्टिंग की प्रोसेस है इस किसकी वजह से होती है? तो इसी प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हो बेटा? एकोमोडेशन कहते हैं। जिसे आप टर्म यूज करते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो टर्म यूज करते हो हम इसी प्रोसेस के लिए करते हैं, एकोमोडेशन के लिए। चलिए आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल विजन। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, जैसे एक नॉर्मल विजन, जैसे आप हो या मैं हूं या कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसका लीस्ट विजन यानी लीस्ट कितना, वो मिनिमम कितना तक एक्यूरेट देख सकता है? तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वहीं पर बेटा अगर मैं बात करूं फार पॉइंट की, तो फार पॉइंट हमारा इन्फिनाइट होता है। कितना होता है बेटा? इन्फिनाइट। जैसे आप रात को स्टार्स देखते हो कि नहीं, तो स्टार्स काफी ज्यादा दूर हैं। उनके क्या आपको पता है कितने किलोमीटर दूर हैं? काफी दूर दूर की चीजें आपको रात के आसमान में, स्काई में इस तरीके से ब्राइट होती हुई दिखती हैं। तो वो एक तरीके से हमारे लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गए। तो हम इन्फिनाइट डिस्टेंस तक का एक्यूरेट विजन कर सकते हैं। और वहीं पर नियर पॉइंट की अगर बात करें तो हमारा नियर पॉइंट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन जो आगे बेटा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट गिव्स अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं? जब एक व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाए। व्हाइट लाइट किस में टूट जाए? 7 कलर विबग्योर पैटर्न में टूट जाने को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब आप व्हाइट लाइट को बेटा एक प्रिज्म से पास कराते हो तो वो 7 कलर में टूट जाता है, जिसे आपने कहा है विबग्योर पैटर्न। क्या कहा है बेटा? विबग्योर पैटर्न। तो ये जो विबग्योर पैटर्न है ये प्रिज्म से पास होते वक्त आपको मिलता है, तो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब रीजन इसका सुन लो, स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म। सिंपल भाषा में बोलूं तो n1 अपॉन n2 बराबर होता है v2 अपॉन v1। अभी लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा तो लाइट की वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि आउटसाइड स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड जो है प्रिज्म के वो अलग होती है और प्रिज्म के इनसाइड अलग होती है। और ये रीजन इसको करेक्ट है और डिफाइन भी कर रहा है इसको, तो इसका हो जाएगा असर्शन भी सर सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन फिर से कह रहा है अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट गिव अ स्पेक्ट्रम। आई थिंक दिस क्वेश्चन रिपीटेड एज सेम, दिस इज अ सेम क्वेश्चन प्रीवियस लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर।
13th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, असर्शन, इसका कह रहा है बाय यूजिंग टिंडल इफेक्ट वी कैन आइडेंटिफाई द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की अगर बात करो तो 9th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े होंगे, तो इसमें आपने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े होंगे। जैसे एक कोलाइडल होता है, एक आपका होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को टिंडल इफेक्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट को इजीली आप समझ सकते हो एक बीम ऑफ लाइट से। सपोज दैट मॉर्निंग के वक्त में जब सनराइज हो गया होता है तो आप देखते हो आपकी खिड़की से एक पतली सी बीम आ रही होती है कि नहीं आपके पास तक, और उस बीम में आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं ना। इसी इफेक्ट को आप क्या कह सकते हो, टिंडल इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हो, टिंडल इफेक्ट। और ये कौन शो करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक्चुअली में एयर में जो गैसेस हैं वो भी एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती हैं। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको तो हम टिंडल इफेक्ट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है इसका, असर्शन तो करेक्ट हो गया, रीजन क्या है, इन ट्रू सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एक प्योर सॉल्यूशन जो होगा आपके पास, जैसे ये मान लीजिए बीकर है, इसमें आपके पास एक प्योर सॉल्यूशन है, प्योर एकदम 100% प्योर। जब मैं लाइट को पास कराऊंगा एंटर भी होगी एग्जिट भी होगी, लेकिन रास्ते में इसका पाथ विजिबल नहीं होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। सो आई थिंक आई डिड समथिंग रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या हो गया, एक मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपसे क्या कह रहा है, असर्शन इसका पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बिल्कुल सही। आप देखिए मॉर्निंग में जल्दी आपका सूरज उग जाता है, और लेट नाइट, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, लेट में तो वो उजाला जाता है, मतलब जो आपको दिखता है विजिबल है, जैसे कोई भी जगह आपके पास जैसे शाम के वक्त विजिबल हो जाता है ना, तो वो डिलेड सनसेट जो हो रहा है और जो एडवांस सनराइज है वो क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बिल्कुल सर सही है। दिस इज हैपन ड्यू टू द, अब देखो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है। सर एक बात बताइए, मीडियम तो चलो अर्थ के अंदर एंटर होते ही चेंज एक बार हो गया, तो बार बार कैसे, तो देखो अर्थ के अंदर ना बहुत सारी लेयर्स पर गैसेस रहती हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग, जैसे जैसे आप अर्थ के एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड में मूव करते जाओगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इसका एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, आपने कभी ना हलवाई की दुकान पर या अपने किचन में, अब तो खैर मॉड्यूलर किचन आने लगे, पहले चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा होता था ना आग से जला, जो मतलब कि गांव में लकड़ियां जला के, तो जब वहां पर आप देखोगे कोई चीज बन रही होगी तो वहां से वार्म गैसेस ऊपर की तरफ जा रही होंगी, वार्म गैसेस किधर जा रही होंगी, ऊपर की तरफ। तो आपको पीछे की चीजें ना एकदम शेक होती हुई विजिबल रहेंगी, ऐसा लगेगा दीवार हिल रही हो या कोई भी पीछे जो रखा मटेरियल हिल रहा हो। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो एक यहाँ पर ये गैस वार्म गैस हो गया, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसके पीछे कोल्ड गैस मान लो या फिर नॉर्मल गैस जिसका टेम्परेचर कम है, तो जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्शन की वजह से आपको पीछे की चीजें, जो एयर के पीछे की चीजें हैं, वो आपको एक तरीके से बोले श्रिंकिंग या फिर बोले शेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका रीजन करेक्ट है, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ एयर। तो यहाँ पर रीजन इसका सही है, असर्शन भी सही था, तो आप लिखोगे असर्शन भी सही है सर, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, ये भी सेम रिपीटेड हो गया, कोई नहीं, ये समझ में आ गया ना बेटा कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और इसका मेनली रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लेयर ऑफ एयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, फॉर विच कलर द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो एक बार इस एंगल ऑफ डेविएशन को आप समझेंगे। यहां पर मान लीजिए मेरे पास बेटा एक प्रिज्म है, ये क्या है मेरे पास एक प्रिज्म है, ये क्या हो गया मेरा एक प्रिज्म हो गया। यहां से मैंने व्हाइट लाइट इसके ऊपर एंटर कराई, एंटर कराने के बाद क्या हो गया, ये रिफ्रैक्ट होके इस तरीके से निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ मान लीजिए ये अगर रिफ्रैक्ट होती ही ना, अगर ये रिफ्रैक्ट ही नहीं होती तो किस तरीके का इसका विजिबल पाथ होता, तो आप कहोगे सर तो ये इस तरीके से जा रही होती, इस तरीके से, और अभी गई कैसे है, इस तरीके से। इसको पीछे की तरफ थोड़ा करेंगे तो ये जो गैप आया है
इसी को कहा जाता है डेविएशन। इसी को क्या कहते हो आप? डेविएशन। तो ये डेविएशन जो है, इस एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये मिनिमम होता है, जो मिनिमम स्कैटर्ड या मिनिमम डेविएट हो रही हो या मिनिमम रिफ्रैक्ट हो रही हो। तो विबग्योर पैटर्न की अभी मैंने बात की थी। विबग्योर पैटर्न में आपको मैंने बताया था जो रेड लाइट होती है सर वो हाईली स्कैटर्ड नहीं होती। विबग्योर जो वॉयलेट लाइट होती है वो हाईली स्कैटर्ड होती है। मतलब वॉयलेट की तरफ जाओगे तो डेविएशन बढ़ेगा, वॉयलेट की तरफ आप मूव करोगे डेविएशन बढ़ रहा होगा, और रेड की तरफ मूव करोगे तो डेविएशन घट रहा होगा। तो अगर मैं देखा जो मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम किसके लिए हो जाएगा बेटा? मिनिमम हो जाएगा आपका रेड कलर के लिए। जो रेड कलर की लाइट है उसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा। और मैक्सिमम किसकी, अगर मैक्सिमम की बात करता तो मैक्सिमम किसके लिए हो जाता बेटा? मैक्सिमम डेविएशन हो जाता आपका वॉयलेट लाइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हेन अ व्हाइट लाइट फॉल ऑन अ प्रिज्म द रे एट इट्स सरफेस सफर। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक मान लीजिए एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म पर अगर मैं कोई एक व्हाइट लाइट को स्कैटर मतलब फॉल कराऊं, गिराऊं, तो यहां पर ये जो सरफेस है यहां पर कौन कौन से फिनोमेना हो रहे होंगे। तो आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सरफेस पर कौन कौन से फिनोमेना। पहला फिनोमेना लाइट अंदर की तरफ एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होगी। दूसरा फिनोमेना लाइट अपना पाथ को चेंज करेगी, मतलब डेविएट होगी। और तीसरा फिनोमेना, क्योंकि ये व्हाइट लाइट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? व्हाइट लाइट। और जब व्हाइट लाइट की खासियत ये है बेटा, जब ये मीडियम चेंज करती है तो ये स्कैटर्ड भी हो जाती है, यानी कि इसमें डिस्पर्जन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन भी हो जाएगा। इस 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहां पर इस सरफेस पर 3 मेजर फिनोमेना हो रहे हैं सर। पहला है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दूसरा है डिस्पर्जन, और तीसरा है डेविएशन। तो यहां तो सर ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। इसका मतलब 3 ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, तो ऑप्शन डी आपका सही, ऑल ऑफ द अबव। तीनों को हमने काउंट कर लिया इस डी ऑप्शन में। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 18, इन नेचर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज हैपनिंग इन। नेचर में, नेचर मतलब जो आप इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट में कहां पर आप डिस्पर्जन देखते हो? डिस्पर्जन का मतलब अभी मैंने बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। तो ये जो 7 कलर जो आपके बन रहे हैं, 7 कलर जो बन रहे हैं, जिसे आप बोलते हो विबग्योर पैटर्न, यानी वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर आपके देखने को मिल रहे हैं नेचर में आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? क्या एडवांस सनराइज में? नो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में? नो। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये तो सर एक ही कलर हुआ। तो जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो आपको देखते हो ना 7 रंग इस तरीके से बन रहे होते हैं विबग्योर पैटर्न में। क्लियर होगी बात? चलिए समझ में आ गया बेटा, नेचर में ये रेनबो के फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट के डिस्पर्जन होने में कारण क्या है? ऑल द कलर ऑफ लाइट ट्रेवल विद द स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, गलत। ऑल कलर हैव डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन, ऑल ऑफ द कलर ऑफ लाइट डू नॉट ट्रेवल विद सेम स्पीड, ऑल द कलर हैव सेम वेवलेंथ, ना, हैव डिफरेंट। अब यहां पर बी भी सही है लेकिन सी भी सही है, लेकिन आपसे डिस्पर्जन तो पूछा ही जा रहा है क्या होता है, तो डेविएशन का डिस्पर्जन से लेना देना है? बिल्कुल है सर। अगर डेविएशन सब में सेम होने लगे, अगर सब में डेविएशन सेम होने लगे तो ये एक ही निकलेगी लाइट। लेकिन यहां पर आपका बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो आप सी को टिक करोगे, क्योंकि हर एक लाइट की अपनी एक डिफरेंट स्पीड होती है। बाई चांस समटाइम्स आपका बी भी सही होता है और सी भी सही होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है बेटा, बताइए फटाफट। डिफाइन अगर मैं आपसे करवाऊं कि डिफाइन करेंगे तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है बेटा? जो आपका जो प्यूपिल है, जो सिलेरी मसल्स जो हैं, जो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उसको फोकस करवा रहे हैं नियर एंड फार ऑब्जेक्ट पर, उसी को क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन को क्या डिफाइन करते हुए? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम, as the maximum variation, maximum variation in focusing, in focusing at the near
एट द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, कि नियर और फार ऑब्जेक्ट को जो फोकस करने के लिए मैक्सिमम वेरिएशन जो आईज क्रिएट करती है उसी को आप क्या कहते हो, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 21th क्वेश्चन। तो 21th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। कितने मायोपिक पर्सन है? अब मायोपिक पर्सन है तो आपसे सिंपल सा यहां पर ये बताना है कि मायोपिक पर्सन को करेक्ट कैसे किया जाता है, मतलब इसे मायोपिया हो रखा है तो मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाए। मायोपिया के करेक्ट करने के लिए बेटा कौन सा लेंस आप यूज करते हो, तो लेंस होता है बेटा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस आप यूज करते हो? कॉनकेव लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्टिव और करेक्शन ऑफ दिस मायोपिक पर्सन। आई होप आई एम दिस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या कह रहा है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद अ नॉर्मल विजन। अभी एमसीक्यू में भी कराया था कि नियर पॉइंट सर होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो आपका फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? फार पॉइंट सर हमारा होता है इन्फिनाइट। क्या होता है? इन्फिनाइट। क्या होता है सर? इन्फिनाइट। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं फार पॉइंट मेरा क्या है? इन्फिनाइट। लेकिन ये किसके लिए? नॉर्मल विजन के लिए, किसी डिफेक्टेड पर्सन के लिए नहीं है कि जिसे कोई डिफेक्ट हो रखा हो उसके लिए आप ये अप्लाई कर दें, नहीं। ये अगर क्वेश्चन ने बोला है नॉर्मल विजन के लिए तभी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट एट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा डिफेक्ट हो रखा है चाइल्ड को कि वो आपके लास्ट बेंच पर बैठने के कारण देख नहीं पा रहा है किसको? आपके ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट मतलब डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग दूरी पर, मतलब फार ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली विजिबल नहीं कर रहा है, यानी फार ऑब्जेक्ट्स को विजिबल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो डिफेक्टेड है मायोपिया से। किससे डिफेक्टेड है? मायोपिया से। तो करेक्ट कैसे किया जाएगा सर? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस यूज कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? लेकिन क्या किसी भी फोकल लेंथ का आप यूज कर सकते हैं? नहीं। जो भी उसके लिए सुटेबल फोकल लेंथ होगी वो सुटेबल फोकल लेंथ का आप क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस उसको एडजस्ट के लिए लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, आई स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द फ्रंट रो। बिल्कुल अब ब्लैक बोर्ड ये रहा, ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया और बिल्कुल आगे बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां से बहुत कम डिस्टेंस है तो नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। नियर ऑब्जेक्ट्स को अगर नहीं देख पा रहा है तो कौन सा डिफेक्ट होता है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। और करेक्शन के लिए आप यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको लिखोगे द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया एंड द चाइल्ड शुड यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए 25th क्वेश्चन पर। तो 25th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर मैं इमेज कहां पर बनेगी, क्या फर्क पड़ेगा इमेज डिस्टेंस पर अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बेटा बढ़ा दूं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा, एक बात बताइए, इमेज को तो बनना ही रेटिना पर है। इमेज तो नॉर्मल पर्सन है तो रेटिना पर ही बनेगी। तुम ऑब्जेक्ट को चाहे बिल्कुल 25 सेंटीमीटर पर रखो चाहे इन्फिनाइट पर ले जाओ, इमेज तो रेटिना पर बनेगी। तो देयर विल बी नो इफेक्ट on the position of image इमेज आपकी पोजीशन जो होगी, हाँ साइज पर फर्क पड़ सकता है लेकिन पोजीशन उसकी क्या रहेगी? रेटिना ही रहेगी। क्लियर हो गया अगर नॉर्मल पर्सन है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये भी बताया डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आप इसको डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट को मैं डिफाइन कर रहा हूं सर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूं? इट इज डिफाइंड एज defined as the
splitting of white light into 7 color, while passing through the different medium or prism, through the prism लिख लेंगे आप. आई एम प्रिटी क्लियर ऑन दैट टॉपिक. आगे आपसे कह रहा है ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम एंड शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म. तो आपको यहाँ पे डायग्राम किस तरीके से शो करना है. सबसे पहले एक प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे, वहां से एक व्हाइट लाइट को पास कराएंगे. जैसे यहाँ से एक मैंने रे को पास कराया, इसको बोल दूंगा मैं ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, और वो आगे जाके क्या हो जाएगी, डेविएट होने लगेगी, या सिंपल भाषा बोलूँ तो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में. ठीक है, इसको विबग्योर पैटर्न बोल देंगे. क्या आंसर पैटर्न बोल देंगे, विबग्योर, या स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो इसको. अब आपसे कह रहा है शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट. रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट या न्यूटन रिकॉम्बिनेशन मेथड क्या कहता है कि जब एक व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बन गया, जब एक व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बन जाता है, तो अगर मैं लेंस प्रिज्म को उल्टा करके इस स्पेक्ट्रम को पास कराऊं, मान लीजिए यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म रख दिया जो क्या कर रहा है, जिस पर आपने स्पेक्ट्रम पास कराया, स्पेक्ट्रम मतलब वो 7 कलरों को गिराया, तो लास्ट में आपको रिटर्न में भी क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगी. कौन सी लाइट मिलेगी, व्हाइट लाइट मिलेगी. ये कौन सा क्या चीज है, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट. क्लियर हो गई बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया इन ह्यूमन आई. तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स इज नॉट क्लियरली विजिबल. नियर ऑब्जेक्ट्स इज नॉट क्लियरली विजिबल. नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते. इसको करेक्ट करा जाता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके. कौन से लेंस का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस. एम आई राइट. चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों को आशीर्वाद लीजिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.